तो कल के सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई जावा क्या होती है ना? व्हाट इज जावा की बात किए थे। पता चला था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्सटाइल, हाई लैंग्वेज एंड ऑल, बहुत सारी बातें किए थे हम लोगों ने। साथ में बात की गई थी कि इंस्टॉलेशन किस तरह से जावा का हो। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, अब आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम अब जावा के अंदर अपना सबसे पहला प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे। हाउ टू राइट हाउ टू राइट फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, पहला जावा का प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। जावा का प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लें, मैं पेंट भी ओपन किया हूँ, हाँ किया हूँ। आप जब भी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, वो मतलब मान लो 5-6 लाइन का कोड होगा, कुछ भी होगा, कुछ लाइन ऑफ कोड होगा। वो लाइन ऑफ कोड में हम लिखने क्या वाले हैं, क्योंकि जावा तो अभी आप पढ़े नहीं हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि हम क्या लिखने वाले हैं। पर इतना तो आप जानते हो ना यार अभी, कि हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एक हाई लेवल कोड होगा। जावा के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे, क्या वो एक हाई लेवल कोड होगा? जी सर। क्योंकि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो हम कोड इसके अंदर लिखेंगे वो भी हाई लेवल कोड होगा। हाई लेवल कोड का मतलब ये होता है कि इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे, स्पेशल सिंबल्स होंगे एंड ऑल। जिससे कि हमने आपको नोट्स में बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश स्टेटमेंट एंड ऑल ये सब होता है। चलो भाई, हमने जावा का कोड लिख दिया। ठीक है, हमने जावा कोड लिख दिया, ये हमारा जावा कोड हो गया। ठीक है, ये जावा का कोड हम क्यों लिख रहे हैं भाई साहब? हम जावा का कोड क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम उस कोड को लिख करके कंप्यूटर से अपना कोई काम करवा सके। हो सकता है ये कोड में 2 नंबर का सम का प्रोग्राम हो, सम ऑफ 2 नंबर, 2 डिजिट, या हो सकता है कि प्राइम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम हो, या हो सकता है कि कुछ बड़े लेवल का कुछ कोड हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी काम हम कंप्यूटर से अगर करवाना चाहते हैं तो हम जावा लैंग्वेज में लिख करके कंप्यूटर से वो काम करवा सकते हैं। अच्छा भाई साहब, हमने कोड लिख दिया। अब इस कोड को हमें समझाना है कंप्यूटर को। ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमें ये कोड समझाना है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर की जगह अगर मान लीजिए कोई इंसान होता, मान लो कोई ह्यूमन है यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी ह्यूमन है। ठीक है, अगर हमें एक ह्यूमन से कोई कोई अपना बात शेयर करना होता तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? मान लो हम हिंदी का यूज करते हैं, सपोज दैट, या इंग्लिश का यूज करते, तेलुगु, मराठी, इसका यूज करते। बट यहाँ पे शर्त ये होती कि अगला बंदा भी फिर हिंदी जानना चाहिए। अगर अगला बंदा हिंदी नहीं जानेगा तो क्या कम्युनिकेशन नॉर्मली हो पाएगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं हो पाएगा ना। बताइए। नो सर। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हिंदी समझ रहे हैं, तब तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर आपको हिंदी ना आती तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इन द सेम वे, जब हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर को कुछ लिख करके सेंड करना चाहते हैं, ये हमारा लेटर है, हम कंप्यूटर को ये लेटर देना चाहते हैं ताकि कंप्यूटर ये लेटर पढ़ के और जैसा इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है उस हिसाब से एक्ट करे। तो यहाँ पे एक शर्त है ना कि कंप्यूटर को फिर जावा समझ में आनी चाहिए। अगर कंप्यूटर को जावा समझ में नहीं आएगी तो ये समझेगा कैसे कि जावा में आपने क्या लिखा है? बट कमाल की बात तो यह है कि कंप्यूटर को ना जावा आती है, ना सी आती है, ना सी प्लस आती है, ना पाइथन है। कंप्यूटर कुछ नहीं आता भाई साहब। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर होते हैं
0 एंड 1, है ना। तो कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, और जो हम कोड लिख रहे हैं जावा में, क्या वो 0 1 में है? बताइए मुझे, क्या वो 0 1 में है या इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं? इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैटर फंस गया भाई। मैटर कैसा फंस गया कि हिंदी वाला बंदा अब एक ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसको सिर्फ तेलुगु आती है या जिसको सिर्फ मराठी आती है। अब मामला यहाँ पे फंस जाएगा। अगर नॉर्मल जिंदगी में ऐसा होता है तो हम ट्रांसलेटर का यूज कर लेते हैं, हम गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं, हम चैट जीपीटी के ट्रांसलेटर मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं, हम एक ह्यूमन को भी यूज कर सकते हैं एज ए ट्रांसलेटर। जब हमारे कोई बड़े मंत्री जो होते हैं फॉरेन में जाते हैं तो क्या होता है, अपना हिंदी में बोल रहे हैं और एक बंदा हिंदी को ट्रांसलेट कर दे रहा है। सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में तो हम ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, अगर अगर लैंग्वेज बैरियर होता है तो। सेम काम यहाँ भी होगा। अगर आप अपने जावा के कोड को, ठीक है, कंप्यूटर को समझाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब कौन सा ट्रांसलेटर, क्या नाम है भाई ट्रांसलेटर का? यहाँ पे तो नाम हम जानते हैं, एक बड़ा ही मोस्ट फेमस है गूगल ट्रांसलेटर। TRS लिख रहा हूँ ट्रांसलेटर को, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर। और इधर और भी बहुत सारे हैं, इसी तरह इधर भी बहुत सारे हो सकते हैं। जो मेन दो की बात हम करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझना है, कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। एक और होता है जिसकी बात हम आगे नोट पॉइंट में करेंगे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि ये हमारे हाई लेवल कोड जिसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं उनको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इट मींस कि अगर मेरे इस कोड में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है तो कंपाइलर उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर का भी वही काम है, इंटरप्रेटर का भी वही काम है, ठीक है। तो अगर हम अपने जावा का पहला प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास कंपाइलर होना चाहिए। अगर हमारे पास कंपाइलर नहीं होगा तो हम कोड तो लिख लेंगे लेकिन उस कोड को अपने कंप्यूटर को समझा नहीं पाएंगे। कंप्यूटर को समझा नहीं पाएंगे तो कंप्यूटर में आउटपुट ही नहीं देगा, है ना। तो लिखने का क्या फायदा? आपने किसी के लिए बहुत मेहनत से इधर उधर से शायरी वायरी छाप के लिखी, एक अच्छा सा लेटर बनाया और आपने दिया, अगले बंदे को लेटर भेजा, अगला बंदा समझ ही नहीं पाया, तो लेटर लिखने का क्या फायदा होगा? तो पूरी मेहनत वेस्ट हो गई आपकी। तो ऐसे ही जो अगला बंदा है वो सिर्फ 0 1 समझता है, और हम भाई साहब हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहे हैं क्योंकि हमें आसानी भी चाहिए ना, हाई लेवल लैंग्वेज आसान होती है। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, अब उस कोड को हम 0 1 में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है कंपाइलर, क्या होता है इंटरप्रेटर, ये समझना बहुत जरूरी है। सो मैं सब हेडिंग डालता हूँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, मैं लिख सकता हूँ कंपाइलर या ऐसे लिखता हूँ, इट इज अ प्रोग्राम। सिंपल क्या होता है? प्रोग्राम। क्या करता है? दैट ट्रांसलेट करता है हाई लेवल सोर्स कोड को, ठीक है, हाई लेवल सोर्स कोड को या हाई लेवल कोड को या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी आप लिख सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड। तो इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल सोर्स कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल सोर्स कोड रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, ठीक है, इनटू मशीन कोड।
मतलब कि अगर आपने एक हाई लेवल कोड लिखा है, एक हाई लेवल सोर्स कोड लिखा है, ठीक है, हाई लेवल सोर्स कोड, और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू मशीन कोड, तो आप कंपाइलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, या मैं इसको हटा ही देता हूँ, चलो एक लाइन में कर लेते हैं। written in a it is a program that translate high level source code written in a programming language into machine code। ये कंपाइलर का डेफिनेशन सिंपल हो गया। अब इंटरप्रेटर का क्या डेफिनेशन होता है? इंटरप्रेटर का भी यही डेफिनेशन होता है, सेम, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम सेम ही है। दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल को लो लेवल में या मशीन कोड में या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड को बाइनरी कोड भी आप बोल सकते हो, 0-1 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम है, आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि हाई लेवल कोड को 0-1 है, बट इनका तरीका अलग है, ठीक है। कंपाइलर अलग तरीके से काम करेगा, इंटरप्रेटर अलग तरीके से काम करेगा। कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई दोनों का काम तो सेम है, बट तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। क्या तरीका है? ये करता है एट वंस और ये करता है लाइन बाय लाइन। एट वंस मतलब ये हुआ कि कंपाइलर क्या करता है, जैसे मैं इधर ही बताता हूँ। मान लो ये आपके पास, या इधर आते हैं हम, इधर आपके पास एक कोड है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में है मान लो, ठीक है, एक कोड है आपके पास। अब इस कोड को अगर हम मान लो इस कोड में 1 2 3 4 5 लाइन है, ठीक है, 5 लाइन का हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लाइन का कोड है। अब 5 लाइन का कोड है, मतलब पांचों लाइन को मुझे 0-1 में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसका ट्रांसलेशन कंपाइलर से करूं, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन अगर मैं कंपाइलर से करूं, तो ये पूरे कोड को स्कैन करके एक बार में 0-1 में कन्वर्ट करेगा। और जब पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट करेगा तो एक सेपरेट फाइल क्रिएट होगी, एक सेपरेट फाइल क्रिएट होगी, सेपरेट फाइल विल बी क्रिएटेड। और इस सेपरेट फाइल में क्या होगा? 0-1, मतलब मशीन कोड हो जाएगा, इसमें 0-1 हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो गया आपका सोर्स कोड। अब इस सेपरेट फाइल में जिसमें सिर्फ 0-1 आया है, क्या इसको कंप्यूटर समझ सकता है? इसका जवाब आप बताएं। Yes, sir. क्योंकि 0-1 है और कंप्यूटर समझता भी 0-1 है, तो भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलर से हम कंपाइलर की मदद से जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है कंपाइल करना। तो कंपाइलर के द्वारा हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल कंपाइल करने के बाद एक सेपरेट फाइल तैयार होती है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर पूरे कोड को स्कैन करेगा, तो जाहिर सी बात है पूरा कोड स्कैन करने के बाद इस पूरे कोड का जो 0-1 होगा एक सेपरेट फाइल में आ जाएगा, और इस सेपरेट फाइल को हम अपने कंप्यूटर के ऊपर रन कर देते हैं, मतलब रन करा दिया, और कंप्यूटर चूंकि 0-1 ही समझता है, तो भाई ये इसको समझ जाएगा और आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि आपको फिर आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सीन कुछ होता है। अब आवाज आ रही मेरी? हाँ। अब इंटरप्रेटर की बात कर लेते हैं, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इंटरप्रेटर यही सेम आपके पास कोड होगा, मैं इसको ही क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए सेम आपके पास कोड है, ठीक है। इंटरप्रेटर को जब आप इसी कोड को इंटरप्रेटर के थ्रू ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के थ्रू अगर आप इसको करेंगे तो ये एक बार में नहीं करता है, बल्कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। जब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार कि एक लाइन को 0-1 में करके एक फाइल बनाए,
फिर एक लाइन को 0 1 में करके एक फाइल बनाए, फिर एक लाइन को 0 1 में करके एक फाइल बनाए, ऐसे बहुत सारी फाइल हो जाएगी। सो जब कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज करती है तो कोई भी सेपरेट फाइल नहीं बनती है। मतलब होता क्या है कि एक लाइन को इंटरप्रेटर ने 0 1 में कन्वर्ट किया एंड उसको सीधा रन कर दिया। कोई यहाँ पे सेपरेट फाइल आपको दिखाई नहीं देगी, डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं। आए समझ में? बताएं भाई। जी सर। यहाँ पे लाइन बाय लाइन होगा, यहाँ पे एट वंस होगा। ध्यान रहे, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब लाइन बाय लाइन होता है तो सेपरेट फाइल नहीं क्रिएट होती है। नो सेपरेट फाइल विल बी क्रिएटेड। एक लाइन 0 1 में कन्वर्ट होगी, उसका आउटपुट आएगा, फिर दूसरा लाइन होगा उसका, तीसरा होगा इसका, चौथा, इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे प्रॉस कॉन्स क्या हो सकते हैं, देखिए। अब सपोज दैट कि मान लो, ऐसे एकदम मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं अगर आपको, मान लीजिए कि आपके पास एक लेटर है, ठीक है, 5 लाइन का, और उसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक खोजना है। किसी ने इंग्लिश में एक ऐसे लिखा हुआ है, कोई बच्चा है, किसी ने उसने इंग्लिश में एक ऐसे लिखा हुआ है और 5 लाइन का कुछ है मान लो। अब उसमें आपको एरर खोजना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक खोजना है। अप्रोच कंपाइलर वाला फॉलो करना है। मतलब आप पहले पूरा पढ़ोगे, पूरा ऐसे पढ़ोगे, फिर बताओगे देखो तुमने लाइन नंबर 2 में यहाँ पे इज के जगह आर लिखा है, लाइन नंबर 4 में तुमने हैज के जगह हैव लिखा है, आपने ऐसा बताया। दूसरा अप्रोच आप ये फॉलो करोगे कि आप पहली लाइन पढ़ोगे, उसमें अगर कोई गलती है तो तुम तुरंत बता दोगे कि देखो यार पहली लाइन में ही तुमने गलती किया है, दूसरी लाइन तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, देखो तीसरी लाइन में तुमने ये गलती किया है। तो इन दोनों अप्रोच में क्विकली एरर कहां पे आपको मिलेगा, मतलब एरर का जो रिपोर्ट है, क्विक आप कहां पे एरर को बता पाओगे क्विकली, इस वाले अप्रोच में या इस वाले अप्रोच में? इंटरप्रेटर में क्विकली आप बता पाओगे, ठीक है। तो अगर हम कंपाइलर यूज करते हैं तो कंपाइलर के अंदर जो एरर, अगर मान लिया आपके कोड में कोई एरर होगा, होता ही है जनरली, एरर के बिना तो आपका प्रोग्रामिंग का जीवन कैसा भाई, है ना, एरर तो आएगा ही आएगा। जो लैंग्वेज कंपाइलर को एज अ ट्रांसलेटर यूज करती है, उसमें जो एरर्स का रिपोर्ट होता है वो आफ्टर कंपाइलेशन आता है। आफ्टर कंपाइलेशन पूरा कंपाइल पहले होगा, उसके बाद बताएगा कि भाई कुछ दिक्कत थी कि नहीं थी। तो यहाँ पे एरर, जो एरर का जो रिपोर्ट आता है वो थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि वो पूरा, मान लो पहली लाइन में ही गलती हुई, सपोज दैट कि पहली लाइन में ही कुछ आपने गलत लिख दिया है, लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं कि पहली लाइन रीड करते ही बोल देगा पहली लाइन में एरर है, नहीं, वो पूरी लाइन रीड करेगा फिर बताएगा पहली लाइन में एरर है। कंपाइलर ऐसे काम करेगा। इंटरप्रेटर मान लो पहली लाइन में अगर एरर है तो पहली लाइन पढ़ के तुरंत एरर थ्रो करे, बाकी की लाइन पढ़ेगा ही नहीं। भाई तो तुम्हारी पहली लाइन गड़बड़ है तो आगे मैं क्यों पढ़ूं? तो यहाँ पे एरर आफ्टर ईच लाइन, हर लाइन के बाद आपको एरर का रिपोर्ट मिलेगा अगर होगा तो। आफ्टर ईच लाइन, पहले में हुआ तुरंत मिल जाएगा, दूसरे में हुआ तो तुरंत मिल जाएगा। समझ में आया ये अप्रोच दोनों का, कंपाइलर इंटरप्रेटर का? बताएं भाई। हाँ सर। ठीक है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग चीजें यूज करती हैं। कुछ लैंग्वेज कंपाइलर को यूज करती है, सी प्लस प्लस कंपाइलर को यूज करती है, पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करती है। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो दोनों को यूज करती है, जावा उसमें से एक लैंग्वेज है जो कंपाइलर को भी यूज करती है और इंटरप्रेटर को भी यूज करती है। अब कब कहाँ कैसे यूज करती है ये हम आपको पढ़ाएंगे जब हम जावा का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो अभी आपने क्या समझा कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हम समझ गए। ये समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे तो कंपाइलर तो पिक्चर में आएगा ही।
ठीक है, ध्यान रहे कंपाइलर जो लैंग्वेज यूज करेगी उसमें सेपरेट फाइल जनरेट होती है। सेपरेट फाइल को बार बार रन करने के लिए क्या इसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये इसका बेनिफिट है। पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में अगर आपको बार बार रन करना है तो बार बार इसको इंटरप्रेट करना होगा, क्योंकि इसको इंटरप्रेट करके किसी फाइल में होल्ड नहीं किया गया है। सो कहीं ये भी यूज होता है, कहीं ये भी यूज होता है। अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग चीजों को यूज करती है, मतलब अलग अलग ट्रांसलेटर्स को यूज करती है। ठीक है, कंपाइलर इंटरप्रेटर तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कंपाइलर हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है भाई साहब, हमने आपको बताया कि जावा कंपाइलर भी यूज करेगी, इंटरप्रेटर भी यूज करेगी। तो हम कंपाइलर इंटरप्रेटर कहाँ से लेकर के आए? सो क्वेश्चन है कि वेयर इज मैं ऐसे लिखता हूं कि नोट पॉइंट लिख देता हूं कि जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड, म्यूट कर लीजिए रिशु, क्या नाम है? हाँ, जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जावा दोनों यूज करती है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। ठीक है, ये हम इसका जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये बाद में हम करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी बस इतना आपको बताता हूँ कि जावा दोनों यूज करती है। और ये दोनों आपको मिलेगा कहाँ? तो ये आपको मिलेगा जब आपने जावा को डाउनलोड किया था। जब आपने जावा को डाउनलोड किया था, बेसिकली हमने जावा डाउनलोड किया था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको जावा डाउनलोड करना बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली हमने जो डाउनलोड किया था उसको बोला जाता है जेडीके। वी हैव डाउनलोडेड जेडीके। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं कि वी हैव डाउनलोडेड जेडीके, जिसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट के बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वो सब चीजें आर्किटेक्चर में आएंगी। तो अभी के लिए बस मैं आपको ये टर्म से रूबरू कराना चाहता हूं कि हमने जो जावा डाउनलोड किया था उसको बेसिकली हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इसी जावा डेवलपमेंट किट के अंदर हमें कंपाइलर भी मिल जाएगा और हमें इंटरप्रेटर भी मिल जाएगा इसी के अंदर, इंटरप्रेटर। तो अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है? ठीक है, तो मैंने बता दिया ऊपर प्रोग्राम होता है। तो जब हमने जावा को डाउनलोड किया होगा तो कंपाइलर वाला प्रोग्राम और इंटरप्रेटर वाला प्रोग्राम हमें मिल गया होगा। वो कहाँ स्टोर हुआ होगा? जहां जावा स्टोर हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम चलेंगे यहाँ पे सी ड्राइव में, एंड सी ड्राइव में आके प्रोग्राम फाइल्स में, और यहाँ पे जावा JDK 17, यहाँ पे आ जाइए आप। यहाँ तक तो पहुंच गए आप, ठीक है, ये पाथ। एंड बिन में आ जाइए, एंड बिन में आप देखेंगे तो एक कमांड आपको दिखेगा जावा सी। तो ये जो पाथ है, इसी पाथ पे आपको वो कमांड मिलेगा जिससे कंपाइलर एक्टिवेट होगा। यहीं पे आपको वो कमांड भी मिलेगा, एक जावा नाम का आपको दिखिए, यहाँ दिखेगा जावा। जावा से आप एक्टिवेट कर सकते हैं इंटरप्रेटर को। तो बेसिकली हमारे पास जो ये पाथ दिया गया है, पाथ, यहीं पे आपको कंपाइलर भी मिल जाएगा, इंटरप्रेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास कंपाइलर भी है, हमारे पास इंटरप्रेटर भी है, ठीक है, हमारे पास सिस्टम भी है, कंप्यूटर सिस्टम भी है। बस रह गया है तो प्रोग्राम लिखना। तो हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, प्रोग्राम लिख करके कंपाइलर से कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करेंगे तो एक सेपरेट फाइल बनेगी, और फिर उसको हम रन कराएंगे। अब वो जावा के आर्किटेक्चर में और भी बात बताएंगे कि रन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीजें हम सीखेंगे।
तो बेसिकली कैसे होता कैसे है काम, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जावा का एक प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, एक हमने प्रोग्राम हम सिर्फ लिखेंगे, प्रोग्राम को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। आप तो बस समझ लेना कि हाँ ये जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिनको मैं डे 1 में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसमें क्लास, स्टैटिक, एरे, कीवर्ड्स, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसको डे 1 में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए बस हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, जावा का प्रोग्राम। ठीक है, जावा का प्रोग्राम। ध्यान रहे, जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। जैसे अगर हमें लिखना हो तो हम बना सकते हैं लॉन्च, कोई एक नाम दे देंगे और लास्ट में लगाएंगे डॉट जावा। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, ABCD XYZ, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट एक्सटेंशन रहेगा डॉट जावा। ये सी में हम डॉट सी यूज करते थे, C++ में डॉट CPP, पाइथन में डॉट PY, जावा में डॉट जावा। तो लॉन्च डॉट जावा एक हम बनाएंगे फाइल जिसमें कुछ हम कोड लिखेंगे। ठीक है, कुछ इसमें कोड लिखेंगे, वो कोड को आपको भी समझना भी नहीं है, क्या रहेगा कैसे रहेगा, डजेंट मैटर, अभी के लिए नहीं। एंड कोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करवाएंगे। ठीक है, इसको कंपाइल करवाएंगे हम। तो हम इसको कंपाइल करवाने के लिए ले जाएंगे कंपाइलर के पास। कंपाइलर, कंपाइलर हमारे पास है। कंपाइलर के लिए कौन सा कमांड लगेगा हमें, जावा सी, दिखाया था ना हमने अभी, जावा सी। तो ये कमांड हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे, जावा सी के थ्रू हम कंपाइलर तक पहुंच जाएंगे और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। तो ये हमने कंपाइल किया थ्रू कंपाइलर, मैं ऐसे लिखता हूँ, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, और कंपाइलर हमें जावा सी कमांड से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कंपाइलर, जब भी हम अपने सोर्स कोड को, इसको सोर्स कोड भी बोलते हैं, सोर्स कोड को जब हम कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे तो एक नई फाइल बनेगी या नहीं बनेगी, सेपरेट फाइल। हाँ बनेगी सर। जी सर। सेपरेट फाइल। तो यहाँ भी भाई वही नियम है, सब कंपाइलर लगा रहे हो तो सेपरेट फाइल तो बनेगी। तो ये जो सेपरेट फाइल बनेगी, इसका एक्सटेंशन बदल जाएगा, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा लॉन्च डॉट क्लास। ये सब एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्च डॉट क्लास में क्या होगा। इसके अंदर तो हम जावा का कोड लिखेंगे, इसके अंदर 0-1 बेसिकली नहीं होगा, ये एक लो लेवल कोड होता है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, तो हमारा हमारा जो सोर्स कोड होता है वो चेंज होता है बाइट कोड में, एंड देन इस डॉट क्लास फाइल को फिर ले जाया जाता है इंटरप्रेटर के पास, इंटरप्रेटर के पास। तो ये जाएगा भाई साहब इंटरप्रेटर के पास। ठीक है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट, इंटरप्रेटर करता क्या है, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट। तो ये इसको इंटरप्रेट करेगा लाइन बाय लाइन, और जब ये लाइन बाय लाइन इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करेगा तो उसके लिए हम कमांड कौन सा यूज करेंगे, कंपाइल करने के लिए जावा सी, इसके लिए हम यूज करेंगे जावा कमांड। एंड इंटरप्रेटर से जब हमारा ये बाइट कोड गुजरेगा तो नई फाइल बनेगी या फिर डायरेक्ट आउटपुट आएगा, डायरेक्ट आउटपुट है। और हाँ, आउटपुट। तो ये डायरेक्ट जाएगा कंप्यूटर के पास, जो हमारा प्रोसेसर है कंप्यूटर के पास जाएगा, और कंप्यूटर के पास गया और कंप्यूटर अब इसको समझ लेगा। ठीक है, और देन कंप्यूटर हमें आउटपुट रिलीज कर देगा। तो ये जो हमने आपको बताया, ये हमने बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हुए बताया है। ठीक है, चीजें हालांकि और भी चीजें होती हैं। ठीक है, वो कब, जब हम जावा का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब, क्योंकि अभी तो बिल्कुल आप बेसिक लेवल पे हो, तो अभी उन चीजों को बताने का कोई मतलब है नहीं। तो सिंपल हमारा जावा का प्रोग्राम है, कंपाइल किया, बाइट कोड बना, बाइट कोड क्यों बना ये सब बात की बात है, बाइट जो होता है अभी वो बता रहे हैं आपको, अंदर की बातें नहीं। बाइट कोड बना, ठीक है, ये बाइट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम येलो कलर से कर लेते हैं। देन इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन करके आउटपुट मिल गया हमें, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया 0-1 में और कंप्यूटर आउटपुट दे दिया हमें। तो ये काम हमें करना है, अगर ये हम काम कर लेते हैं प्रैक्टिकली तो हम अपना पहला प्रोग्राम राइट कर पाएंगे। तो आइए,
इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आपके नोट्स में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपने माइंड में ये सब मत सोचिएगा कि बाइट कोड में क्या होता है, ये सब बात करेंगे ना, प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, ये सब बात होगी अभी आगे चल के। तो ये आपका फ्लो रहने वाला है। चलिए, अब इतनी बात चूंकि हो गई है, तो अब हम लोगों को पहला प्रोग्राम अपना लिख लेना चाहिए। पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हम दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। एक अप्रोच ऐसा है जो बस हम आज या एक आध और दिन करेंगे, फिर कभी नहीं करेंगे, अप्रोच 1, और एक होगा अप्रोच 2। अप्रोच 1 में हम अपने कोड को बनाएंगे नोटपैड के थ्रू, जो कि एक सीखने के लिए अच्छा है, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल बेकार है। आईटी इंडस्ट्री में आईडीज यूज होती हैं, नोटपैड यूज नहीं होता है। तो शुरू में बस बेसिक समझने के लिए, बाकी फिर हम लोग पूरा अपना कोर्स इक्लिप्स पे सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों अप्रोच से हम सीखेंगे, नोटपैड अप्रोच एंड इक्लिप्स अप्रोच बोथ। तो आइए सबसे पहले नोटपैड से शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, आइए। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, एक फोल्डर बना लिया, कुछ भी टेस्ट नाम का पहले से ना हो तो मैं इसको बना लेता हूँ, मान लो बैच 2025, ये बना लिया हमने। इसके अंदर आएंगे और विंडोज आर, मैं नोटपैड ओपन कर लूंगा, आपको जैसे मैंने वैसे नोटपैड ओपन कर लो, मैं विंडोज आर से करता हूँ। और सबसे पहले नोटपैड में हम कुछ भी ABCD लिख देंगे, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ABCD लिख के कंट्रोल S सेव करेंगे। कहाँ पे? उसी फोल्डर में जहां हमने बनाया था अभी। कहाँ गया? क्या बैच 2025 में आए, और इसका नाम दे देंगे हम लॉन्च में दे रहा हूँ, ठीक है, LAUNCH, L अपर केस में दे रहा हूँ, ठीक है, लॉन्च। एंड इसका सॉरी, लॉन्च डॉट जावा दे रहा हूँ, एक्सटेंशन जावा होता है, और यहाँ पे हम ऑल फाइल्स कर लेंगे। ऑल फाइल्स कर लोगे आप, तो जो एक्सटेंशन दोगे वही एक्सटेंशन की फाइल बन जाएगी, सेव कर लो। अब जरा देखो यहाँ पे, ये देखिए जावा फाइल आपकी बन गई। अब चूंकि डॉट जावा फाइल आपकी बन चुकी है, इसमें आप जावा का कोड अब लिख सकते हो। तो जावा का कोड लिखने के लिए, अब हमने पहले बोला है कि अभी हम कोड को नहीं समझेंगे, है ना, तो हम सिर्फ एक हेलो प्रिंट कराने का कोड लिख रहे हैं, पब्लिक क्लास लॉन्च, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया हमने। फिर हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब सोच रहे हो कितनी मेहनत है यार, पहले फाइल फोल्डर क्रिएट करो, फाइल क्रिएट करो, फिर बैठ के पब्लिक पब्लिक लिख रहे हैं। तो आईडीज में ऐसा नहीं करना पड़ता है, बहुत शॉर्ट हो जाता है काम, बट अभी लर्निंग फेज में है तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड हम यहाँ करते हैं स्ट्रिंग एंड स्पेस ARGS, ठीक है, एंड एक ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ क्लोज करते हैं। इनफैक्ट मैं ब्रैकेट नीचे ही कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अंदर देखो, ये तो हो गया बेसिक सिंटैक्स। अभी तो शुरू में हम ये समझने ही नहीं वाले हैं। आपको समझ लो कि जावा का प्रोग्राम लिखने का है तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद जो काम आप करने चाहते हो यहाँ करोगे। मैं हेलो प्रिंट करना चाहता हूं, तो हेलो का तरीका है जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट में आप हेलो एंड क्लोज एंड। तो ये तरीका है हेलो को प्रिंट करने का, ठीक है। मैंने पहले बोला है कोड पे हम उतना वैसे भी ध्यान नहीं देने वाले, एंड हम कंट्रोल S कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको मुझे अगर कंप्यूटर को समझाना है, तो कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 समझता है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास कंपाइलर है। हमने जावा डाउनलोड किया था, जब JDK जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड किया था कल, तो हमें मिला था, हमने आपको ओपन करके आपको दिखाया, यहाँ पे बिन में कमांड्स हैं। तो आइए, अब हमें कमांड्स के थ्रू इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए आप क्या करें, जिस फोल्डर में आपका ये प्रोग्राम है,
ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। जिस फोल्डर में आपका ये प्रोग्राम है उसी फोल्डर में आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तरीका क्या है, बहुत आसान है। ऊपर ये जो फोल्डर का लोकेशन होता है ना, यहाँ क्लिक करोगे तो फोल्डर का लोकेशन दिखेगा। फिर से बता रहा हूँ, देखो कर्सर ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो पूरा लिखा है ना फोल्डर का लोकेशन, इसको पूरा हटा दो, बैक स्पेस से हटा दो एंड CMD लिख करके एंटर मार दो। ये देखिए अब मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन हुआ है इसका लोकेशन देखो, C यूजर कोडहन डेस्कटॉप बैश 2025 इसी फोल्डर में है ना हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे कमांड डालेंगे, अपने अपने हम सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे। उसके लिए हमने आपको बताया जावा सी एंड स्पेस अपने फाइल का नाम क्या है भाई, लॉन्च डॉट जावा। ये आप जैसे एंटर करेंगे आपका सोर्स कोड कंपाइल हुआ। अब देखिए जैसे ही कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। कंपाइल होते ही यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा फाइल बन गई और उसका नाम क्या है, लॉन्च डॉट क्लास, सी है क्लास फाइल, जो कि हमने आपको यहाँ डायग्राम में बताया था कि कंपाइल करने पे एक अलग क्लास बनेगी डॉट क्लास, ठीक है। वही यहाँ पे हुआ है, देखिए एक डॉट क्लास फाइल बन गई। अभी इस डॉट क्लास फाइल को मुझे रन करना है, ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर के थ्रू इंटरप्रेट करवाना है, जिसको हम कॉमनली रन भी बोलते हैं, रन करवाना, ठीक है, कंपाइल करवाना एंड रन करवाना। तो रन करने के लिए हम जावा कमांड का यूज करते हैं। एक मिनट ये ओपन कर लेते हैं। अब रन बताइए, ऋषु बताइए, रन हम डॉट जावा करेंगे डॉट क्लास करेंगे? सर क्लास को। हाँ क्लास को, उसके लिए हम लगाएंगे जावा और डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए हम सिर्फ नाम देते हैं, वो समझ जाएगा। सिर्फ नाम देंगे ना, डॉट क्लास नहीं लिखना होता है, सिर्फ नाम देंगे तो समझ जाएगा कि अच्छा डॉट क्लास करना है एंड एंटर करेंगे और हेलो देखिए आउटपुट आ गया हमें। तो वही जो हमने अपने सोर्स कोड के अंदर लिखा था वो हेलो हमें यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम कमांड प्रॉम्प्ट नोटपैड की मदद से अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। अब ये प्रोसेस तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसे करने जाएंगे तो हो चुका फिर तो आपका, है ना, ऐसे करने जाएंगे तब तो बन चुका प्रोग्राम। आप नोटपैड खोलोगे और इतना तमाशा करोगे, इतना तमाशा हमें करना नहीं है बेसिकली, लेकिन चूंकि एक अप्रोच ये है, ठीक है। अब इस अप्रोच का फायदा ये हुआ कि आप बकायदा देख रहे हैं कि देखो जावा सी कमांड से डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई, फिर उस कमांड उस जनरेटेड फाइल को हमने जावा कमांड से आउटपुट प्रोड्यूस किया इंटरप्रेट करवा के। तो अब आप समझ गए, आपने प्रैक्टिकली देख लिया। अब ये चीज अगर ऑटोमेटिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें जावा सी एंड ऑल ना लिखना पड़े, हम एक बटन दबाएं और जावा सी चल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आईडीज यही हमारे लिए करती है, आईडीज इंटरनली ये सब कमांड हमारे लिए लिख देती है, हमें बस एक बटन दबाना होता है, तो इसलिए हम आईडीज का यूज करते हैं। तो चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को कर लेना है एक बार। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूं, ठीक है। ये हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसका ले लिया। तो ये नोटपैड के थ्रू आपने सीखा। ध्यान रहे हमने बिल्कुल आपको ये प्रोग्राम नहीं समझाया है, ठीक है। बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि आपने तो ये प्रोग्राम समझाया ही नहीं। इस प्रोग्राम का मकसद था हेलो प्रिंट करना, हेलो प्रिंट हो गया। अभी प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन बाद में, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे लॉट ऑफ कीवर्ड्स आर अवेलेबल, पब्लिक कीवर्ड, क्लास, स्टैटिक, ये वॉइड, ये सब इतनी सारी चीजें हैं। फिर लॉन्च क्या है, मेन क्या है, ये क्यों है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें, आपको सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, ये ब्रैकेट्स क्यों लगे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जावा के फर्स्ट प्रोग्राम में ही। तो इसको एक समझाने का एक प्रॉपर वे है जिसकी बात हम करेंगे। अभी के लिए आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि भाई हमने हेलो प्रिंट करना है तो ये लाइन लिखनी है, और मेन प्रोसीजर समझना था कि किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है, अगर हम नोटपैड के थ्रू कर रहे हैं तो। ठीक है, नोटपैड का अप्रोच तो बहुत आसान था। अब हम इक्लिप्स के अप्रोच से करेंगे। इक्लिप्स के अप्रोच से करने के लिए कल हमने आपको इक्लिप्स की जिप डाउनलोड करवाई थी, है ना।
इक्लिप्स की जिप डाउनलोड करवाई थी, देख लें जरा कहाँ है, डी ड्राइव में। और उस जिप को हमने बोला था कि आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जो कि लास्ट में टाइम ले रहा था, तो हमने वहीं पे सेशन रोक दिया था आई थिंक। तो हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया था, आई होप आप लोग का भी हो गया होगा। तो एक्सट्रैक्टेड जो फोल्डर है आपको उसके अंदर जाना है, फिर से एक फोल्डर मिलेगा उसके अंदर जाना है, एंड यहाँ पे इक्लिप्स एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो इक्लिप्स ओपन हो जाएगा, पर बार बार इतना अंदर थोड़ी हम घुसेंगे यार फोल्डर में। तो बेटर यह है कि इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लो, राइट क्लिक करो एंड क्रिएट शॉर्टकट। शॉर्टकट बन गया, एंड इस शॉर्टकट को आप ड्रैग करके डेस्कटॉप पे ले आओ। इस शॉर्टकट का नाम मैं कुछ रख देता हूं, ताकि मेरा नाम मतलब ऐसा ना हो कि भाई पहले से मौजूद है। तो इक्लिप्स 2025 कर देता हूं मैं, या 2024 कर देता हूं, है ना, ये 2024 ही है ना यहाँ पे, हाँ। तो 2024 23 मेरे पास है इक्लिप्स, 2024 नहीं है, चलो बढ़िया है। तो मैं क्या करूंगा, इक्लिप्स 2024 जो शॉर्टकट मैंने बनाया वो यहाँ उठा करके रख लेता हूँ। ध्यान रहे आप एप्लीकेशन को मत उठा के रख देना, ये उठा के मत इधर रख देना, आपको शॉर्टकट ड्रैग करना है। अब ऐसा क्यों किया, ताकि हमें बार बार इस फोल्डर के अंदर आके इसको ना हिट करना पड़े। अब हम इसको बंद कर लेंगे, जब भी मुझे इक्लिप्स ओपन करना होगा मैं इसको क्लिक करूंगा। आइए इस पर क्लिक करते हैं। अब ये टाइम लेता है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ये टाइम तो लेता है। अब जब तक ये ओपन हो रहा है मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम नोटपैड का अप्रोच फॉलो कर रहे थे, ठीक है, नोटपैड वाला अप्रोच, तो यहां पे हमने एक फोल्डर डिसाइड किया ना। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सेलेक्ट अ फोल्डर एंड देन राइट या क्रिएट अ डॉट जावा फाइल, क्रिएट अ डॉट जावा फाइल। डॉट जावा मीन्स कोई भी नाम से ना, लॉन्च डॉट जावा, रिशू डॉट जावा, वट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी नाम, ठीक है। तो फाइल हमने बनाई, एंड राइट योर प्रोग्राम एंड देन कंपाइल एंड रन। कंपाइल के लिए जावा सी, ठीक है, राइट योर प्रोग्राम, ओपन CMD, कहाँ पे, सेम लोकेशन पे जहां पे आपका प्रोग्राम है, फाइल है, एंड कंपाइल करेंगे जावा सी से, रन करेंगे जावा से। ये अप्रोच हम लोग हमने अभी अभी फॉलो किया, ठीक है। जब आप इक्लिप्स से अगर काम करेंगे तो वहां पे भी आपको यही सेम नहीं करना है, वहां भी आपको एक फोल्डर सेलेक्ट करना होगा, एक फाइल क्रिएट करनी होगी, फिर अपना प्रोग्राम आप राइट करेंगे, इतना काम आपको करना है, ठीक है। इतना काम तो आपको यहाँ भी करना होगा। एंड जब आपका प्रोग्राम बन जाएगा तो आपको कमांड ओपन CMD वगैरह ओपन नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन रन बटन और आउटपुट आ जाएगा आपको। मतलब जो हम CMD ओपन करके जावा सी लिख रहे थे, फिर हम जावा लिख रहे थे, अपने क्लास फाइल का नाम लिख रहे थे, वो सब काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली काम हो जाएगा यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करने से। तो इक्लिप्स का ये बेनिफिट है। तो सबसे पहले आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, इसी फोल्डर के सिलेक्शन को हम बोलते हैं चूज अ डायरेक्टरी। तो इक्लिप्स जब ओपन होगा ना, देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन हो ही गया, देखो इक्लिप्स ओपन होगा तो सबसे पहले ये आपके सामने आएगा। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं ये सब चीजों को, सबसे पहले ये आपके सामने आएगा। ये क्या बोल रहा है, एक डायरेक्टरी चूज करो। तो आपको एक डायरेक्टरी बना लेनी है जहां पे आप सारे प्रोग्राम्स को सेव करके रखेंगे, समझ रहे हैं। तो हम बाई डिफॉल्ट सी में ले रहा है, हम सी में नहीं रखने वाले, हम ब्राउज करेंगे। आपके बैच के लिए मैं डी ड्राइव में इक्लिप्स 2025 के अंदर ही यहीं पे बना लूं क्या, या यहां नहीं बनाता हूं, मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेता हूं, नाम दे देता हूं को, या मैं बोलता हूं बैच 2025 या जावा फुल स्टैक बैच JFS बैच 2025, और ये फोल्डर हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट फोल्डर। देखिए डी में
मतलब अब मेरा जितना भी मैं प्रोग्राम्स बनाऊंगा सब इसी फोल्डर में जाकर स्टोर होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टरी, योर वर्किंग डायरेक्टरी। और देन ये डायरेक्टरी सेलेक्ट करने के बाद आप इसको टिक मत करना, क्योंकि टिक करोगे तो जब भी इक्लिप्स ओपन करोगे यही डायरेक्टरी ओपन होगी। हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज हो सकती हैं। आज एक डायरेक्टरी है, कल को एडवांस जावा के लिए दूसरी डायरेक्टरी बनाएंगे, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको टिक चाहो तो कर भी सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको टिक ना करो तो अच्छा है। ठीक है, एंड JFS बैच 2025 एंड हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। मतलब ये वाला काम हमने कर लिया, हमने डायरेक्टरी चूज कर ली। ठीक है, लॉन्च कर दें? कोई डाउट नहीं है तो लॉन्च कर दें? जी सर। ठीक है, तो अब ये अपना भाई टाइम लेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो सेटअप हमें करना होगा उसकी बात हम कर लेते हैं। अप्रोच तो यही है, फर्स्ट टाइम जो सेटअप हम करते हैं, फर्स्ट टाइम सेटअप। इक्लिप्स जो होता है ना, हमने जो इक्लिप्स डाउनलोड किया था वो किया था इक्लिप्स आईडी फॉर जावा एंड वेब डेवलपर, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर। ये तो जब आप ओपन करोगे ना इक्लिप्स इक्लिप्स, तो ये बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये एंटरप्राइज पे सेट होता है, जावा डबल ई पे सेट होता है, जावा एंटरप्राइज एडिशन। अभी आपको ये नाम अटपटा लगेगा, तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो जब हम इक्लिप्स को शुरुआती ओपन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एडवांस जावा पे सेट होता है। एडवांस जावा पे सेट होने का मतलब है कि ये मुझे एडवांस जावा वाले ऑप्शन दिखाएगा, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट के ऑप्शन दिखाएगा, सर्वलेट के ऑप्शन दिखाएगा, लिसनर के ऑप्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिखाएगा जो हम एडवांस जावा में क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये कहां से ओपन हो रहा है, इसको बंद कर लें, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये ओपन हुआ और विंडो डिफेंडर बोल रहा है, मैं बोल देता हूं एक्सक्लूड आईडी या कीप बीइंग स्कैन, एक्सक्लूड कर देता हूं मैं एंड प्रोसीड कर देता हूं। ठीक है, एक्सक्लूड करके ये देखो, एंड अगर विंडो पावर शेल का अगर आए तो आप उसको यस या नो कर देना, यस करोगे तो ओपन हो जाएगा। चलो नो कर देना, अगर विंडो पावर शेल का आए तो नो कर देना। तो इस तरीके से आपका इक्लिप्स ओपन होगा। अब इसमें आप देखिए, पहले वेलकम को हटाइए यहां से। हम क्या बात कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट ये जो इक्लिप्स है वो एडवांस जावा पे सेट है। देखिए फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, तो क्या ऑप्शन आ रहा है, मैवेन प्रोजेक्ट। भाई हम मैवेन प्रोजेक्ट थोड़ी एडवांस जावा में बनाएंगे, हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाने वाले, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट ये सब नहीं बनाने वाले। सर्वलेट का ऑप्शन आ रहा है, सेशन बीन, HTML, JSP, ये सब एडवांस जावा वाले ऑप्शन हमें दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम जब इक्लिप्स ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो ये एडवांस जावा पे सेट है। एडवांस जावा पे सेट होने का मतलब है कि ये मुझे एडवांस जावा वाले ऑप्शंस दिखा रहा है। हम बोलेंगे भाई साहब थोड़ा सा अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी बचपना है, हमें कोर वाले ऑप्शन दिखाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको जावा डबल ई से आपको सेट करना होगा जावा पे। मतलब बाय डिफॉल्ट जावा पे होता है एंड देन यू कैन सेट ऑन जावा, यू कैन सेट ऑन जावा। ठीक है, नॉट जावा डबल ई। जावा डबल ई स्टैंड्स फॉर जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसकी बात हम आगे चल के करने वाले हैं। तो जावा पे सेट कैसे करेंगे भाई अपने को, इसको एडवांस जावा से कोर जावा पे कैसे सेट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा, एक प्लस आइकन दिखेगा आपको राइट में, ऊपर में प्लस आइकन, इस पे क्लिक करेंगे एंड पर्सपेक्टिव आपको ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए जावा डबल ई डिफॉल्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जावा पे सेट कर देंगे, जावा पे क्लिक करके एंड ओपन करेंगे। तो ये एक बार आपको करना पड़ेगा। कल को एडवांस जावा पढ़ेंगे तो वापस से अगर मेरे को एडवांस जावा पे शिफ्ट करना होगा तो मैं ओपन पर्सपेक्टिव पे जाके जावा डबल ई पे जाके ओपन कर दूंगा।
तो वो अपने ऊपर है, जैसा यूज वैसा सेटअप। अब देखो ऑप्शन क्या आएगा, अभी हमने सेट किया ना जावा, जावा डबल ई से जावा पे जब किया हूं, अब ऑप्शन देखो, देखो सस्ता ऑप्शन, जावा प्रोजेक्ट, क्लास, क्लास बनाएंगे पहले, पैकेज, नॉर्मल ऑप्शन दिख रहा है अभी। मैवन प्रोजेक्ट, सॉरी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट है ना, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, सर्वलेट, वो सब जेएसपी, वो सब ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, सिंपल ऑप्शन दिखा रहा है। तो पहले सिंपल पे आप सेट कर लें, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लें, टास्क लिस्ट है, ये सब बंद कर लीजिए, कोई काम नहीं, आउटलाइन बंद कर लीजिए, प्रॉब्लम्स बंद कर लीजिए, जावा डॉक बंद कर लीजिए, डिक्लेरेशन को भी बंद कर लीजिए, क्लीन हो गया आपका मामला। ठीक है, तो आपका इक्लिप्स सेटअप हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ जावा फाइल, बहुत आसान है। अच्छा, इक्लिप्स में डायरेक्ट जावा फाइल बनेगी नहीं, आपको इक्लिप्स से पहले बनाना पड़ेगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ना बोल के मैं बोलूं क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको एक जावा का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम आइए जावा का प्रोजेक्ट बनाते हैं। फाइल में गए, न्यू में गए, एंड जावा प्रोजेक्ट, सिंपल, तुरंत बनेगा। एंड ये जावा प्रोजेक्ट अब जब बनाएंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट का एक नाम देना पड़ेगा। मैं क्या दे दूं, फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम दे दिया, ऐसे नहीं देते हैं हम, ऐसे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। एक नाम दे दिया हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट। और देन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जावा 21 को यूज कर रहा है। अब बताइए हमने क्या इंस्टॉल किया था, 17 या 21? 17। तो ये 21 कहाँ से दिखा रहा है, ये भी क्वेश्चन है। इसकी बात हम लोग आगे चल के करेंगे, ये 17 कहाँ से दिखा रहा है, हमने तो भाई, सॉरी 21 कहाँ से दिखा है, हमने तो 17 किया था। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि आप अभी के लिए इसको जावा 17 पे कर सकते हो, जावा 8 पे भी कर सकते हो, जिस पे मन है उस पे कर लो। आई वुड सजेस्ट 17 पे कर लो, ठीक है। 17 पे कर लिया हमने। फिर से वही वही बोलूंगा, जब हमारे सिस्टम में 21 नहीं है तो ये 21 कहाँ से दिखा रहा है, इसकी बात हम करेंगे ना, डिटेल में करेंगे आगे चल के। तो 17 हम सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मॉड्यूल फाइल इन्फो, अभी मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा, तो इसको आप अनटिक कर लेना, इसको आप टिक मत करना, ठीक है। मॉड्यूल फाइल वगैरह का जो कंसेप्ट है आगे चल के हम बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें ये सब नहीं चाहिए, हमने अनटिक कर लिया, बस इतना काम कर लेना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम दिया, वर्जन अपने हिसाब से जो चूज करना करो, आई वुड से 17, एंड मॉड्यूल फाइल को अनटिक कर लो, बस फिनिश कर लो। ये आपका प्रोजेक्ट बन गया, स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, फिनिश। तो जब भी हम आईडीज में काम करते हैं तो हम ऐसा नहीं कि हेलो प्रिंट करने जा रहे हैं, बल्कि हम बहुत बड़े बड़े कोड लिखेंगे, तो इसलिए इसके अंदर बाकायदा एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, जहां पे जावा की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होंगी। मतलब प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का मतलब है जावा जब हमने डाउनलोड करी थी तो उसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड पहले से लिखे हुए कोड होते हैं, वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये कोड वो वाले दिख रहे हैं जो हमने डाउनलोड किया था, या ये कुछ और है, उसकी बात हम करेंगे। बट यहाँ पे आपको जावा के प्री डिफाइंड कोड दिख जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस सब एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। हम अपना कोड कहाँ लिखें भाई साहब, हम अपना कोड कहाँ लिखें, कहाँ पे हम अपनी डॉट जावा फाइल क्रिएट करेंगे, वो पोजीशन होता है एसआरसी के अंदर, सोर्स। राइट क्लिक करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे क्लास। सबसे पहले क्लास, क्योंकि नोटपैड में भी हम कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या बनाए थे, क्लास। क्यों बनाए थे, बाद में, ठीक है। अभी तो ये सब बात करना ही नहीं, बिल्कुल ऊप्स का पार्ट है वो। तो राइट क्लिक करना है, न्यू करना है और एक क्लास बनाना है। और क्लास का नाम जैसे हम दिया करते थे, नोटपैड में देखिए लॉन्च नाम दिया था, तो यहाँ भी हम इसका नाम दे देंगे LAUNCH, लॉन्च नाम दे दिया।
पैकेज यहाँ पे एक देना पड़ता है, जरूरी नहीं दोगे तो डिफॉल्ट नाम का पैकेज बन जाएगा। पैकेज एक दे देते हैं हम, सिंपल मान लो दे दिया हमने com.codehunt, ये पैकेज दे दिया। मतलब एक तरह का आप बोल सकते हो कि पैकेट है, इस पैकेट के अंदर ये वाली क्लास रहेगी। ये सब पैकेज वैकेज भी समझाया जाएगा आगे चल के, सब चीजों से आप यूज टू हो जाओगे, लेकिन चूंकि अभी बहुत स्टार्टिंग है तो मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो एक पैकेज नॉर्मल और क्लास का नाम दे दिया, और उसके अंदर हमें ये कोड भी लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे है, इसको बस टिक कर लीजिए, आप जस्ट टिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपका प्रोग्राम बन गया। देखिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं पहले, ये आपका प्रोग्राम रेडी है, ठीक है। जिस समय आप फिनिश करना है तो फिनिश किया हमने। तो आप देखें कुछ हमें कोड नहीं लिखना पड़ा, पूरा का पूरा कोड लिख करके आ गया। और यहां से एक मिनट, ये सील्ड हटा देते हैं हम, ठीक है। सील्ड कीवर्ड आ गया, इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिंपल था ना, बताइए। जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला था, यहाँ पे ये सील्ड, इसको आप हटा लीजिएगा। ये सब चीजें हम बाद में होगी, एक्सप्लेन होगी, ठीक है। बस आपने ये कर लेना है। तो यही आप सेम अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो यही प्रोग्राम हमने नोटपैड में लिखा था बारी बारी, यहाँ पे हमें लिखना नहीं पड़ा, सीधा सीधा काम हो गया है। और अब मुझे अगर कुछ प्रिंट करना है तो हम क्या लिखते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इतना लंबा लिखते थे ना। इधर शॉर्टकट यूज होता है, आप लिखे एस आउट, और एस आउट नहीं सिस आउट लिखते हैं, SYSOUT, कंट्रोल दबा के स्पेस दबाएंगे, लिख गया। तो शॉर्टकट्स SYSOUT, मैं कमेंट करके लिख दूं, सिंगल लाइन कमेंट SYSOUT एंड कंट्रोल एंड स्पेस, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपका ये लिखा जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं। एंड डबल कोट में आप जो भी लिख दें, हेलो एंड ऑल लिख दिया हमने। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये पूरा का पूरा कोड हमें नहीं लिखना पड़ा, इवन एक लाइन भी हमें लिखना हुआ तो हमने शॉर्टकट का यूज कर लिया। और अब मुझे कंपाइल के लिए ऐसा नहीं कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा और जावा सी एंड ऑल ना, जैसे ही आप इस कोड को लिख करके देखो, जैसे आपने मान लो कुछ एक स्पेस हमने दिया, तो यहाँ देखो छोटा सा स्टार है, लॉन्च के एल के पहले स्टार दिख रहा है सबको, ये छोटा सा, हाँ भाई ये स्टार दिख रहा है आप लोग को, एस्ट्रिक साइन बहुत छोटा सा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। जी सर। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि ये कोड अभी सेव नहीं है, मतलब आपने चेंज किया है तो कंट्रोल एस कर दोगे ना तो सेव हो गया, और सेव होने के साथ ये कंपाइल भी हो गया। अब बस आपको रन करना है, रन करने के लिए लाल बटन यहां दिया हुआ है, ये रन कीजिए और यही आपका आउटपुट आ जाएगा कंसोल में, हेलो। तो ये है इजी तरीका। जब आप नोटपैड से करते हो तो बहुत सारा एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, कमांड्स लिखना है, और तो यहाँ पे चीजें इजी हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे और भी शॉर्टकट्स हैं इक्लिप्स के जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को इतना काम कर लेना है, ठीक है। आपको नोटपैड से प्रोग्राम अच्छे से बना के देख लेना है, एंड चीजों को, सारे कमांड्स को समझ करके फिर इक्लिप्स से भी कर लेना है। जो भी तरीका हमने बताया है, ठीक है, वो आप बस फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगी। और सील्ड क्यों कीवर्ड आया था, क्योंकि जब हम बना रहे थे ना क्लास, देखो मैं बताता हूँ, एक इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, हम कोड हंट पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं, चूंकि इस पैकेज में लॉन्च नाम की ऑलरेडी क्लास है तो लॉन्च 2 दे दिया, और यहाँ पे गलती से मेरे से सील्ड टिक हो गया था, गलती से नन पे रहेगा, ये दिखाऊं कहाँ पे, देखो स्क्रीनशॉट में वो चीज आई है, सील्ड है ना।
तो ये आपको टिक नहीं करना है ना, टिक करोगे तो सील्ड नाम का आपको वहां पे मिल जाएगा, कीवर्ड मिल जाएगा, चूंकि आपको नहीं करना है। आप नन रखेंगे, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन करेंगे एंड डन, आपका प्रोग्राम बन गया। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो गलती से मेरे से हो गई सील्ड की। अब आप कई सारा है, फाइनल भी है, सील्ड भी है, अब नन पे रखिएगा इसको। समझ रहे हैं ना ऋषु ये वाला प्रॉब्लम? जी सर। तो इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो फिर हम लोग मंडे से, कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, ठीक है, मंडे से हम लोग अब अपने जावा की जर्नी को और आगे जाएंगे और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।